और बच्चों क्या हाल चाल। आज हम ले आए हैं अपने सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का 7वां वीडियो और मुझे पता है कि ये थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है। राइट, हम काफी ऑलमोस्ट 7वें वीडियो पे पहुंच चुके हैं और अभी तक हमने अराउंड अराउंड टू 1.5 हाफ चैप्टर खत्म किया है और आधा चैप्टर अभी भी बचा हुआ है। आई ट्राई टू कवर ऑलमोस्ट ऑल द टॉपिक्स इन द नेक्स्ट 4 to 5 वीडियोस, बट ये थोड़ा सा लंबा चलेगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा वेटेज वाला चैप्टर भी है और वेटेज के साथ में इसके चैप्टर के एप्लीकेशंस बहुत सारे हैं। ठीक है, तो आज हम ले आए हैं अपना 7वां वीडियो और देखते हैं हम 7वें वीडियो में क्या क्या सीखेंगे आज और हमारे ओवरव्यू में क्या क्या है। राइट, ओवरव्यू में हमारे पास क्या क्या है। आज हम एक नई क्वांटिटी सीखेंगे जो हमने अभी तक नहीं यूज की थी। ठीक है, दैट इज टॉर्क। जो लोग आईसीएससी 10th में थे उन्हें पता होगा कि टॉर्क जो होता है उसको हम मोमेंट ऑफ फोर्स भी बोलते हैं और उन्होंने इन डिटेल एक बेसिक आइडिया ले लिया था कि मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है और कैसे अप्लाई किया जाता है। राइट, फोर्सेस दैट क्रिएट टॉर्क। राइट, अगर आप कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो उसका कौन सा पार्ट टॉर्क क्रिएट कर सकता है, कौन सा नहीं कर सकता, वो हम देखेंगे। ठीक है, वेक्टर फॉर्म, क्योंकि हम अब वेक्टर सीख चुके हैं तो हमें वेक्टर फॉर्म में टॉर्क का इक्वेशन बनाना आना चाहिए और वैल्यूज निकालनी आनी चाहिए। डायरेक्शन ऑफ टॉर्क बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे जाके 12th स्टैंडर्ड में आपको फिर से ये चीज अप्लाई करनी पड़ेगी, इसलिए आपको टॉर्क का डायरेक्शन निकालना अच्छे से आना चाहिए। मैं आपको 2 या 3 मेथड सिखाऊंगा और आप उनमें से कोई भी मेथड जो आपको इजी लगता है वो चूज कर सकते हैं। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक नया टर्म है, हम आज देखेंगे। हमने इसको पहले भी देखा था जब हम कंपैरेटिवली स्टडी कर रहे थे। जो ट्रांसलेशन में मास का काम है वही यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का काम है रोटेशन में। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि ये कैसे कनेक्ट होता है और लास्ट आज का टॉपिक हम एंड करेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी से। ठीक है, अगर आप ये सोच रहे हैं कि सर इक्विलिब्रियम तो पढ़ा चुके हैं, तो दैट वाज इक्विलिब्रियम इन ट्रांसलेशन मोशन। अब ये रिजिड बॉडी है तो इसमें हमें ट्रांसलेशन दूसरे तरीके से देखना होता है, तो हम उसको यहाँ पे स्टडी करेंगे। ठीक है, चलो चलते हैं। अब सबसे पहला टॉपिक है टॉर्क। ठीक है, टॉर्क जो है वो बेसिकली जैसे हमने देखा था कि फोर्स जो है जो काम मोशन में करता है। राइट, फोर्स जो काम मोशन में करता है ट्रांसलेशन मोशन में, वही काम टॉर्क का है आपके रोटेशन में। ठीक है, तो अगर आप देखते हैं कि अगर एक ब्लॉक है, ठीक है, और इस ब्लॉक को अगर मूव करना है तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें फोर्स लगाना पड़ता है ताकि ये ब्लॉक आगे आगे मूव हो पाए। राइट, तो ये काम यहाँ पे मोशन क्रिएट करने का क्या कर रहा है, फोर्स कर रहा है, बट ये कौन सा मोशन क्रिएट कर रहा है बच्चों, ट्रांसलेशन मोशन। टॉर्क क्या है, टॉर्क इज बेसिकली दैट क्वांटिटी विच क्रिएट्स रोटेशनल मोशन। राइट, रोटेशन क्रिएट करने के लिए जो टॉर्क, जो फोर्स चाहिए या जो क्वांटिटी चाहिए उसको हम टॉर्क बोलते हैं। और ये 3 चीजों पे डिपेंड करती है, फोर्स, डिस्टेंस एंड थीटा। अब इन तीनों को ध्यान से पढ़ेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे ताकि हम टॉर्क को अच्छे से समझ पाए। इसको हम टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स भी इसलिए बोलते हैं क्योंकि होता तो ये फोर्स की वजह से ही है। ठीक है, लेकिन ये अकेला फोर्स पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे एक साइन लगा हुआ है एफ परपेंडिकुलर इंटू डी। राइट, सो बेसिकली जिस पॉइंट के अबाउट रोटेशन होना है वहां से आप दूर, आप कहीं भी फोर्स लगा रहे हैं। राइट, सो जैसे ये फोर्स लगा रहा है तो ही इज अप्लाइंग द फोर्स इन दिस डायरेक्शन एंड इस लाइन ऑफ एक्शन को इस सेंटर से ज्वाइन करने वाली जो लाइन है वो हमारा डिस्टेंस है। ठीक है, तो डी एन एफ हमें पता है, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें टॉर्क मिलता है और टॉर्क का यूनिट होता है बच्चों, एसआई यूनिट जो है वो होता है न्यूटन मीटर। ठीक है, एक सवाल मैं आपके लिए दिए जा रहा हूं, आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि और एक हमने सीखा हुआ यूनिट कौन सा है डायमेंशन एनालिसिस में जिसका एसआई यूनिट, एसआई यूनिट नहीं, जिसका यूनिट जो है वो न्यूटन मीटर भी होता है। ठीक है, अगर आपको मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, आपने डायमेंशन एनालिसिस में अच्छे से पढ़ाई की है। तो और एक टॉर्क नहीं होता है, दूसरा टर्म है, दूसरा टर्म है, उसकी भी यूनिट जो है वो न्यूटन मीटर होती है। ठीक है, तो टॉर्क का ऐसा यूनिट जो है वो न्यूटन मीटर है, फोर्स का न्यूटन और डिस्टेंस का मीटर। राइट, तो हमें जब टॉर्क निकालना होता है तो हम ये देखते हैं कि फोर्स इनटू डिस्टेंस, बट ये फोर्स और डिस्टेंस जो है ये बेसिकली दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए। ठीक है, अगर ये परपेंडिकुलर नहीं है सो इट इज, ये डी को हमेशा बोलते हैं इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। So axis of rotation से perpendicular distance of force is called the distance taken in the formula of torque. Torque के फॉर्मूला में ये डिस्टेंस याद रखना कि आप डिस्टेंस ये लेते हो। ठीक है, एक सिंपल सा क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, अगर एक सिंपल सा क्वेश्चन हम अगर देखते हैं तो जैसे हम वो पाने वाला केस ही देख रहे थे। राइट, सो यहाँ पे हमारे पास पाना लगा हुआ था
यहाँ पे समझो हमने फोर्स लगाया 10 न्यूटन का, और ये जो पानी की लेंथ है ये 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें पूछेगा भाई कितना टॉर्क लग रहा है, तो टॉर्क बोलता है भाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता है, तो बेसिकली हमारा फोर्स हो गया 10, ये हो गया 50/100 इंटू साइन थीटा जो है वो साइन 90 हो गया। ठीक है, तो 0 0 कट, ये हाफ, तो बेसिकली 0.5 न्यूटन मीटर हमारा टॉर्क हो गया। ठीक है, अब टॉर्क अगर आप देखें तो तीन चीजों से डिसाइड होता है। ठीक है, तीन चीजों से डिसाइड होता है। एक होता है सो टॉर्क डिपेंड्स ऑन, ठीक है, टॉर्क डिपेंड्स ऑन फर्स्ट फोर्स अप्लाई। आप कितना फोर्स लगा रहे हो ये टॉर्क डिसाइड कर सकता है, राइट। अब जैसे किसी दरवाजे को, अगर समझो कोई भारी दरवाजा है और हम उसको खोलना चाहते हैं, ठीक है, तो अगर कोई छोटा बच्चा हो तो शायद उस दरवाजे को नहीं पुश कर पाए, या आपके घर में कोई डॉग है तो उसको पुश नहीं कर पाता, ठीक है, लेकिन आप उसी दरवाजे को पुश कर पा रहे हो। क्यों कर पा रहे हो? क्योंकि आप जो है वो ज्यादा फोर्स लगा रहे हो एज कम्पेयर टू अ स्मॉल किड और अ डॉग, राइट। तो अगर आप उसको फोर्स ज्यादा लगा रहे हो तो आपको टॉर्क ज्यादा मिल रहा है, और टॉर्क ज्यादा की वजह से आप डोर को रोटेट कर पा रहे हो। तो फोर्स अप्लाइड, अगर फोर्स अप्लाइड बढ़ेगा तो टॉर्क भी बढ़ेगा। सेकंड है डिस्टेंस, या बोल सकते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। राइट, सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अब ये सोचो कि आप अभी दरवाजे अगर अपने देखोगे तो सारे दरवाजे जो हैं उसका हैंडल जो होता है खोलने का, राइट, दरवाजा खोलने का, वो हमेशा दरवाजे के, अगर यहाँ पे हिंज है, यहाँ से घूमने वाला है, तो यहाँ पे हैंडल होता है। भाई ये हैंडल यहाँ क्यों नहीं लगा देते, या बीच में क्यों नहीं लगा देते? कभी ये सोचा है क्या दरवाजे का हैंडल जो है वो इस एंड से इस कोने में क्यों लगा हुआ है, इस कोने के नजदीक क्यों नहीं लगा हुआ है? ठीक है, तो बिकॉज ऐसा होता है ना कि जितना आप दूर फोर्स लगाओगे, जैसे फोर्स तो आप सब लगा सकते हो, लेकिन आप एक्सिस या बेसिकली पॉइंट ऑफ रोटेशन से जितना दूर फोर्स लगाओगे उतना ज्यादा टॉर्क क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो जितना ज्यादा डी होगा उतना ज्यादा टॉर्क क्रिएट कर सकते हो, तो आपको इसको खोलने में आसानी होगी, बिकॉज आपको ज्यादा टॉर्क यहाँ पे मिल रहा है ना, तो ज्यादा टॉर्क की वजह से आप यहाँ पे मोशन कर सकते हो ना। तो हमें क्या पता चल गया कि भाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ेगा तो भी हमारा टॉर्क जो है वो बढ़ेगा। तीसरी चीज जो है विच इज क्वाइट इंपॉर्टेंट एंड क्वाइट थियोरेटिकल टू, और हम उसको फोर्सेस में अभी आगे वाले पार्ट में भी देखेंगे, इज बेसिकली द एंगल बिटवीन थीटा, विच इज एंगल बिटवीन एफ एंड डी। राइट, तो अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं पता है तो आपको थीटा पता होगा, तो थीटा के टर्म्स में आप पता करते हैं कि हमारी वैल्यू कितनी होगी। राइट, अभी हम ये चीज ज्यादा डिटेल में यहां नहीं पढ़ेंगे, अभी हम जब पैरेलल और परपेंडिकुलर फोर्सेस पढ़ेंगे तो हम ये चीज अप्लाई करना सीखेंगे। ठीक है, तो तीन चीजें क्या क्या है, कितना ज्यादा फोर्स अप्लाई किया, वो फोर्स को कितने ज्यादा डिस्टेंस पे अप्लाई किया, और कौन से एंगल पे अप्लाई किया। ये तीनों चीजें मिलकर डिसाइड करती हैं कि कितना टॉर्क आप अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, ये तीनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, तीनों डिसाइड करते हैं कि आपका टॉर्क जो है वो ज्यादा होगा कि कम होगा। ठीक है, इसके बाद में अगर आप अगली चीज देखते हो, अगली चीज जो है हमारे पास में, ठीक है, ये जो इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है ना, ये यही बता रहा है कि भाई अगर इंक्रीज डिक्रीज कर रहे हो तो या तो फोर्स बढ़ाओ या तो डी बढ़ाओ। देखो देखो, एफ बढ़ा तो टाउ बढ़ा, टाउ मतलब टॉर्क, डी बढ़ा तो टाउ बढ़ा, राइट। तो दोनों में से कोई एक बढ़ाओगे तो आपको ऑटोमेटिकली टाउ जो है वो आपका इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, नाउ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर फोर्सेस। ठीक है, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर फोर्स, एक क्वेश्चन कर लेते हैं पहले, उसके बाद पैरेलल एंड परपेंडिकुलर फोर्सेस पे आते हैं। देखो, सो बेसिकली ये बोलता है कि व्हेन अ फोर्स ऑफ 6 न्यूटन इज एक्सर्टेड एट 30 डिग्रीज टू अ wrench at a distance of 8 सेंटीमीटर, it is just able to loosen the nut। तो नट को घुमाने के लिए अगर आप 6 न्यूटन का फोर्स 30 डिग्री पे लगा रहे हो तो आपका जो ये 30 डिग्री है, ठीक है, आपका 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री पे जो देख रहे हैं इज लूजन द नट। What force F should be sufficient to loosen it if it acts perpendicular to the wrench at 16 सेंटीमीटर। ठीक है, अब एक चीज जो दिक्कत देती है कि हमें तो परपेंडिकुलर फोर्स चाहिए होता है ना, और हमारे पास है एंगल पे फोर्स।
अब जनरली लोग क्या करते हैं कि एफ डी साइन थीटा है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं थीटा को 30 डाल के सॉल्व कर देते हैं। ऐसे ये क्वेश्चंस नहीं किए जाते टॉर्क के, ठीक है। तो टॉर्क के क्वेश्चंस करने के लिए ये समझना जरूरी है कि टॉर्क जो है वो परपेंडिकुलर फोर्स, जिस रोटेशन से परपेंडिकुलर फोर्स से या एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो परपेंडिकुलर है उस परपेंडिकुलर फोर्स की वजह से रोटेशन क्रिएट। तो कमिंग टू दिस, एक पार्ट और करते हैं और यहां आएंगे फिर से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जिसकी मैं बात कर रहा था, व्हिच इज बेसिकली पैरेलल एंड परपेंडिकुलर फोर्सेस, ठीक है। अब जैसे अगर आप ये मोशन देखते हैं तो पहले ये आदमी जो है ये परपेंडिकुलर पे फोर्स लगा रहा था मैक्सिमम टॉर्क, और जैसे जैसे ये एंगल कम करता गया, ये एंगल को कम करता गया, वैसे वैसे वो जो फोर्स है वो पैरेलल होती गई। तो अगर एक्सिस के थ्रू फोर्स पास हो रही है, जिस पॉइंट पे रोटेशन हो रहा है वहां से फोर्स पास हो रही है, तो उसका टॉर्क जो है वो जीरो हो जाता है, ठीक है। तो ये समझ लेते हैं कैसे। जैसे मैंने बताया कि भाई अगर मुझे इस रॉड को इस पॉइंट के बाद रोटेट करना है, ठीक है, तो इसने फोर्स लगाया एट एन एंगल थीटा, राइट, और ये फोर्स है हमारा एफ। अब इसके दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट ये और एक कंपोनेंट ये जो है ये है एफ साइन थीटा और ये जो है ये है एफ कॉस थीटा, ठीक है। अब एफ साइन थीटा और एफ कॉस थीटा में से परपेंडिकुलर कौन सा है बच्चों, एफ साइन थीटा। तो एफ साइन थीटा जो है वो हमारे फॉर्मूला में ऐड हो जाएगा टू फाइंड टॉर्क, बिकॉज परपेंडिकुलर फोर्स मिल गया, परपेंडिकुलर फोर्स इनटू द डिस्टेंस विल गिव यू द आंसर। पैरेलल जो फोर्स जा रही है, जो फोर्स विल बी पासिंग थ्रू द पॉइंट, इसकी वजह से जो टॉर्क होता है वो हमेशा जीरो होता है। तो टॉर्क जो पैरेलल फोर्स है, जो एक्सिस से पास हो रही है, उसकी वजह से जो टॉर्क है वो हमेशा जीरो होता है, ठीक है। हमें ये पता चल गया कि भाई एफ कॉस थीटा ये डायरेक्शन में, एफ परपेंडिकुलर टू डी है, तो परपेंडिकुलर वाला कौन सा है, एफ साइन थीटा। तो यहां क्या डालेंगे हम, एफ साइन थीटा, ठीक है। तो हमको दो चीजें जो नोट कर लेनी चाहिए यहां पे वो ये है कि अगर अगर हम पिवटेड पॉइंट के अबाउट फोर्स लगा रहे हैं तो इस फोर्स का टॉर्क जो है वो जीरो होगा और इस फोर्स का टॉर्क जो है वो हो जाएगा एफ परपेंडिकुलर इनटू डी, ठीक है। और यहां पे नोट भी कर देते हैं कि या टॉर्क टॉर्क ड्यू टू फोर्स passing through the axis of rotation is always zero, ठीक है। तो आपका जो एक्सिस से पास होने वाला फोर्स है उसकी वजह से टॉर्क हमेशा जीरो होता है और दूसरे कंपोनेंट की वजह से एफ इंटू डी होता है। इससे क्या होता है कि आपका एफ डी साइन थीटा, एफ डी साइन थीटा, देखो ये थीटा इसलिए ये साइन थीटा है, राइट, सॉरी ये कॉस है, अगर ये थीटा है तो ये कॉस थीटा है, ये साइन थीटा है, यहाँ पे आपका साइन थीटा का फॉर्मूला लग जाएगा। अगर ये थीटा की जगह ये थीटा दे देगा तो भी आप एंगल 30 डिग्री लगा दोगे, ठीक है। तो हमें ये चीज अवॉइड करने के लिए बेस्ट तरीका क्या है, आप फोर्सेस को रिजॉल्व कर लो, जो फोर्स पैरेलल चल रही है या उसके थ्रू जा रही है पॉइंट के, उसका जो डिस्टेंस है वो जीरो है, तो उसका डिस्टेंस जीरो है तो उसकी वजह से उसका टॉर्क भी जीरो है, राइट, क्योंकि वो उस लाइन से पास हो रहा है। और परपेंडिकुलर का डिस्टेंस आपको पता ही है, तो ये जो डिस्टेंस होगा एफ परपेंडिकुलर इनटू डी, दैट विल बिकम योर टॉर्क। नहीं भी समझा तो कोई दिक्कत नहीं, अभी जो क्वेश्चन कर रहे थे उस पर चलते हैं वापस, ठीक है, इसको फिर वहां अप्लाई करेंगे। तो ये आपने लिख लिया होगा, आई होप। आगे चलते हैं, ध्यान से आराम से इसको लिख के रख लो, बहुत जगह थियरी में ये काम आएगा आपके। आगे अगर हम चलते हैं, आगे अगर हम देखते हैं तो हम यही यहाँ डिस्कस कर रहे थे कि ये बोलता है कि यार 6 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे, 30 डिग्री पे लगाएंगे तो ये जो नट है ये खुल जाएगा। लेकिन अगर मैं वही फोर्स यहां से 16 सेंटीमीटर पे परपेंडिकुलर लगाता हूं तो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। तो पहले सोचते हैं कि सेम क्या होगा यार, देखो तीन चीजें है ना, टाउ विल बी एफ परपेंडिकुलर इनटू डी, है ना, तो टाउ एफ परपेंडिकुलर डी, तीन चीजें जो हैं वो हमारे पास हैं। अब डी चेंज हो रहा है,
डी चेंज हो रहा है, एफ भी चेंज हो रहा है, राइट। बचा क्या, टाउ। टाउ किस पे डिपेंड करता है भाई, ये नट को खोलने के लिए कितना टॉर्क चाहिए, है ना। तो ये नट जितना टाइट होगा उसके हिसाब से टॉर्क होगा। तो ये बोलता है यार टॉर्क तो सेम होना चाहिए ना, पहली बार नट ओपन हो या सेकंड टाइम नट ओपन हो, दोनों टाइम नट ओपन करने का टॉर्क तो सेम होगा। तो ये बोलता है ठीक है, टाउ 1 शुड बी इक्वल टू टाउ 2। ठीक है, अब देखो टाउ 1 कैसे निकालेंगे, इस पॉइंट पे फोर्स दिया हुआ है, ये हो जाएगा हमारा डाउनवर्ड फोर्स विच इज 6 sin 30, राइट। और एक ऐसा फोर्स हो जाएगा विच विल बी 6 cos 30। ये परपेंडिकुलर फोर्स हो गया बच्चों। तो ये वाले की वजह से टॉर्क नहीं होगा और इस वाले की वजह से टॉर्क होगा, हमेशा परपेंडिकुलर की वजह से। इसकी वजह से कितना टॉर्क होगा, 6 sin 30 होता है 3 इंटू ये कितना दिया हुआ है 8/100। ये फोर्स तो परपेंडिकुलर ही है, इसको रिजॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। तो इसकी वजह से टॉर्क कितना होगा F, लेकिन हमेशा यहां से डिस्टेंस लेना, यहां से नहीं लेना। तो यहां से कितना है 16 सेंटीमीटर, तो 16/100, 100 कट गया, 8 2 जा 16, फोर्स आ गया आपको 3/2 न्यूटन, राइट। तो हमें क्या पता चल गया कि भाई अगर हम फोर्सेस लगा रहे हैं तो फोर्सेस अगर अगर सेम चीज पे लग रही है, जैसे अगर आप एग्जांपल लो, ठीक है, आपने अगर गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील देखा है तो गाड़ी की स्टीयरिंग व्हील छोटी होती है, ट्रक की स्टीयरिंग व्हील बड़ी होती है। क्यों क्यों क्योंकि जब आप ट्रक चला रहे हो तो ट्रक का जो मतलब ट्रक को घुमाने के लिए जो टॉर्क है वो उसके मास के हिसाब से लगेगा, और गाड़ी को घुमाने का जो टॉर्क है वो गाड़ी के मास के हिसाब से लगेगा। अब इसमें ऑब्वियसली ट्रक का मास ज्यादा है, ठीक है, तो उसको घुमाने के लिए ज्यादा टॉर्क चाहिए। अब ज्यादा टॉर्क चाहिए तो एक काम तो मैं फोर्स ज्यादा लगाऊं, या लेकिन फोर्स ज्यादा क्यों लगाऊं, ट्रक चलानी है यार, एक्सरसाइज थोड़ी करना है। तो ट्रक चलानी है, एक्सरसाइज नहीं करना है, तो फोर्स ज्यादा नहीं लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा ज्यादा, डी ज्यादा लगाऊंगा। मैं बड़ा कर दूंगा व्हील को ताकि मेरा सेंटर जहां से घूमने वाला है वहां से एक्सेस का डिस्टेंस बढ़ जाए। अगर वो बढ़ जाएगा तो आपका फोर्स जो आप अप्लाई करते हो वो कम हो जाएगा। नहीं समझा, एक और एग्जांपल ले लो, यही वाला एग्जांपल ले लो, ठीक है। अगर आप ये रेंच लेते हो और अगर इसको ओपन करने की कोशिश करते हो तो आप कभी भी इसको यहाँ पे माउथ पे पकड़ के नहीं घुमाते हो, आप इसको एंड पे पकड़ के घुमाते हो, है ना, एंड पे पकड़ के घुमाते हो। क्यों, वही कहानी फिर से, यार टॉर्क तो चाहिए इसको खोलने के लिए, लेकिन टॉर्क के लिए अगर मेरे को कम फोर्स लगाना है, कम फोर्स लगाना है तो टॉर्क कैसे बढ़ाऊं, टॉर्क बढ़ाने के लिए डिस्टेंस बढ़ा दो। डिस्टेंस बढ़ा दोगे टॉर्क ज्यादा लगेगा, टॉर्क इस पॉइंट पे ज्यादा लगेगा, तो हमारे पास ये ऑटोमेटिकली नट इजीली खुल जाएगा कम फोर्स लगा। यहाँ पे आओगे तो क्या प्रॉब्लम है, डी कम कर दियो, अगर डी कम कर दियो तो फोर्स बढ़ाना पड़ेगा, तो यहाँ पे ज्यादा फोर्स लगा के मेहनत करनी पड़ेगी। और दरवाजे वाले में भी यही कहानी है, दरवाजे को अगर आप एंड पे दरवाजा खोलोगे तो आपको कम फोर्स लगाना पड़ेगा, है ना, लेकिन अगर आप एक्सिस के पास जाके खोलने की कोशिश करोगे तो आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उसको बंद और ओपन कर, बंद और क्लोज एंड ओपन करने। ठीक है, तो ये सारी जो रोटेशन वाली कहानियां हैं ये है टॉर्क के बेसिस पे। ठीक है, टॉर्क क्या बोल रहा है, टॉर्क बेचारा ये बोल रहा है कि भाई अगर आपको रोटेशन करना है, रोटेशन स्टार्ट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको टॉर्क लगाना पड़ेगा। और टॉर्क जो है वो तीन चीजों पे डिपेंड करता है, एफ, डी और साइन थीटा। हमने साइन थीटा को रिड्यूस करने के लिए क्या किया, हमने सिर्फ परपेंडिकुलर टू द एक्सिस फोर्सेस लिए, राइट। जो डी डिस्टेंस है उसके परपेंडिकुलर वाला फोर्स लेंगे, पैरेलल वाला नहीं लेंगे, तो हमारा थीटा वाला कंपोनेंट हमें कंफ्यूज नहीं करेगा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर फोर्स जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा टॉर्क लगेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा टॉर्क लगेगा। क्लियर है ये, ठीक है नाउ। तो ये हमें पता चल गया कि भाई टॉर्क कैसे लगाना है। अब इसी को अगर आप देखते हो तो टॉर्क जो है वो है एक वेक्टर क्वांटिटी, जस्ट लाइक जितने भी वेक्टर्स अभी तक हमने किए हैं, टॉर्क भी जो है वो है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटी होने की वजह से, अच्छा वेक्टर के पहले एक और क्वेश्चन कर लेते हैं यार, वेक्टर वाले में बाद में चलते हैं। ये बोल रहा है कि यार इस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट ये जो ए दिया हुआ है ये 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है और बी दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका सवाल ये है कि ये जो 12 और 10 न्यूटन्स है, तो 12 और 10 न्यूटन्स के रेस्पेक्ट में मुझे ये बताओ कि ये रोटेशन कितना होगा। ठीक है, ये रोटेशन कितना होगा।
हमें निकालना है, हमें ये पता करना है कि भाई ओ पॉइंट के अबाउट टॉर्क कितना है। ठीक है, अब देखो ये वाला जो 10 वाला है, ये वाला जो इसको घुमाने वाला है, ये इसको घुमाने वाला है ऐसे, तो सेम डायरेक्शन के टॉर्क क्या होंगे, ऐड होंगे, और जो अपोजिट डायरेक्शन के टॉर्क है वो सबट्रैक्ट होंगे। ठीक है, तो सेम डायरेक्शन वाले कौन से हैं, देखो ये 10 न्यूटन इसको ऐसे घुमाएगा, तो हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं कि भाई ये वाला जो है, ये वाला जो है ये रोटेशन करेगा ऐसे, है ना, तो ये वाला जो है ये ऐसे रोटेशन करेगा। 9 न्यूटन वाला भी जो है वो चक्री को ऐसे ही घुमाएगा, है ना, इसको खींचेगा सेंटर के अबाउट, तो ये ऐसे ही घूमेगा, तो इसकी वजह से भी ऐसे ही घूमेगा। ठीक है, और ये वाला जो है इसके तो दो कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे, एक कंपोनेंट ये बनेगा और एक कंपोनेंट जाएगा इसके अराउंड। ये कंपोनेंट जो है ये डिस्ट्रॉय हो गया बिकॉज हमने क्या बोला था, हमें सेंटर से या एक्सिस से पास होने वाले फोर्स को कंसिडर नहीं करना है, तो ये हो जाएगा 12 cos 30। अब देखो यहाँ कॉस आ गया ना, साइन नहीं आया। ठीक है, तो साइन आना कोई कंपल्शन नहीं है, अगर कॉस भी आ सकता है, इसलिए मैंने बताया था कि सिंपल तरीका क्या है, इसको रिजॉल्व कर लो, इसका जो रेजोल्यूशन सेंटर या एक्सिस से पास होता है उसको भूल जाओ, जो एक्सिस के परपेंडिकुलर दिख रहा है उसी वाले फोर्स को कंसिडर करो, है ना। और ये क्या रोटेशन करेगा, अगर आप इसको ऐसे खींचोगे तो इसकी वजह से रोटेशन ऐसा होगा, अपोजिट। ठीक है, तो इन दोनों को हम प्लस ले रहे हैं और इसको हम माइनस ले रहे हैं और नेट टॉर्क पता करेंगे। ठीक है, तो नेट टॉर्क अगर हम निकालते हैं तो पहला फोर्स कितना है, 10 न्यूटन का फोर्स है, सेंटर से बी डिस्टेंस है, सो 10 इंटू 20/100 प्लस इसका कितना है 9 न्यूटन, सो 9 इंटू 20/100, ये माइनस है तो -12 cos 30 इज √3/2 इंटू इसका डिस्टेंस जो है सेंटर से वो 10 सेंटीमीटर है, सो 10/100, है ना। 0 0 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, यहाँ पे भी एक 0 0 कैंसिल, 2 6 12। तो ये हो गया आपके आंसर्स में, इधर आ जाएगा 2 प्लस इधर आ जाएगा 18 1.8 माइनस इधर आ जाएगा 6√3, सो 0.6√3, ये आ गया आपको 2 + 1.8 3.8 माइनस 0.6 इंटू √3, √3 कितना होता है 1.7 इंटू 0.6, 2 6 4 102, है ना, और डबल डेसिमल, सो 1.02, तो ये आ गया 1.02 अप्रोक्सीमेटली, ये आ जा रहा है आपको 4.8 न्यूटन। मिस्टेक कर दिया ना, क्या मिस्टेक किया, माइनस करना है तो 1 माइनस कर देते हैं, तो 2.8 न्यूटन मीटर आ जाएगा हमें टोटल टॉर्क। राइट, सो हमने क्या क्या देखा, हमने ये देखा कि भाई कौन सी फोर्सेस किस डायरेक्शन में रोटेशन कर रही है। दो ही रोटेशन हो सकता है, एक हो सकता है क्लॉक के डायरेक्शन में, एक हो सकता है क्लॉक के अपोजिट एंटी क्लॉक। तो आपने क्लॉक वाले को पॉजिटिव ले लिया, एंटी क्लॉक वाले को नेगेटिव ले लिया, क्लॉक वाले की वैल्यूज निकाल दी, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एंटी क्लॉक वाला परपेंडिकुलर नहीं था तो उसके दोनों रेजोल्यूशन किए, ये रेजोल्यूशन एक्सिस से जा रहा है नहीं कंसीडर करना है, ये परपेंडिकुलर है कंसीडर करना है, और डिस्टेंस से मल्टीप्लाई, टोटल टॉर्क निकाल दिया, आपको टाउ नेट की वैल्यू आ गई। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड, अगर आपको टाउ नेट नहीं निकालना आएगा तो बहुत सारे क्वेश्चंस में प्रॉब्लम होगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ गया होगा। आगे चलें ना, अगला क्वेश्चन जो देखते हैं हम, अगला क्वेश्चन नहीं अगला टॉपिक जो देखते हैं हम, वो कहता है कि भाई टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो आपको उसको वेक्टर फॉर्म में भी लिखना आना चाहिए। ठीक है, तो आप टॉर्क कैसे निकालते हो, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, और इसीलिए मैंने लास्ट क्लास ली थी तो उसमें मेजरली डिस्कस किया था क्रॉस प्रोडक्ट, बिकॉज अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना नहीं आता है तो आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा, है ना। अब इसमें कुछ बताना नहीं है, बस ये याद रखना है, और इसको याद रखने के साथ में आपको बताना है आंसर इस चीज का। सो एफ वेक्टर is given as 3i cap plus 4j cap plus 5k cap। ठीक है, पॉइंट ऑफ रोटेशन या एक्सिस ऑफ रोटेशन is given by ro is equal to I cap plus j cap plus k cap। ठीक है, और पॉइंट ऑफ फोर्स जहां पे अप्लाई हो रहा है इज गिवन एज आर पी विच इज 3i cap plus 3j cap plus 3k cap।
तो सवाल ये है कि हमारा टॉर्क वेक्टर कितना होगा। एक बार आराम से सवाल पढ़ लो, टेंशन मत लो, मैं ही सॉल्व करूंगा, उसके बाद में आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अभी हमारी मेहनत तुम्हें नहीं करनी है, अभी मेहनत मैं करूँ। ठीक है, तो पहली चीज तो ये समझनी है कि ये अगर हमारे पॉइंट ऑफ रोटेशन है और ये हमारा फोर्स वेक्टर है ना, तो अगर हमें देखना है तो ये हमारा O पॉइंट है, ये हमारा P पॉइंट है ना। तो हमें क्या करना है, हमें करना है R क्रॉस F। अब R क्रॉस F करने के लिए पहली चीज हमें ये पता होनी चाहिए कि ये फोर्स अगर ऐसे लग रहा है तो आ, ये फोर्स जो है वो ऐसा लग रहा है, राइट। सो PO चाहिए। तो अगर हमें PO का डिस्टेंस चाहिए तो RPO इज नथिंग बट RP माइनस R। उल्टा बोल दिया क्या? पहले डायरेक्ट कर लो, उसके बाद ये करो, नहीं तो दोनों हम दोनों कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो हमें एक्सिस ऑफ रोटेशन दिया हुआ है और हमें दिया हुआ है कि आरपी जो वेक्टर है दैट इज आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, सो हमें इन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करना है। अब इन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करना कैसे सिखाया था, आरपी क्रॉस एफ वेक्टर, इधर मॉड डालेंगे, आई जे के लिखेंगे और यहाँ क्या क्या पता है, पहले आर लिखेंगे, हाँ पहले आर है इसमें, तो यहाँ क्या लिखेंगे 1 1 1 सबके कोएफिशिएंट्स, इधर 3 4 5 सबके कोएफिशिएंट्स, एंड देन वी विल जस्ट ओपन दिस डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट ओपन करना भी मैंने क्रॉस प्रोडक्ट के समय सिखाया था, ये वाला और ये कॉलम डिलीट, 5 1 जा 5 माइनस 4, फिर साइन चेंज, ये वाला और ये वाला डिलीट, 5 1 जा 5 माइनस 3 प्लस के कैप, के कैप हो जाएगा तो ये वाला डिलीट, 4 1 जा 4 माइनस 3। तो क्या आ गया आंसर, आ गया आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप। तो ये आ गया आपका टॉर्क का वेक्टर फॉर्म। ठीक है, तो टॉर्क का वेक्टर फॉर्म आ गया आपको, विच इज आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप। ओ जो है वो हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना। तो वेक्टर फॉर्म जो है, वेक्टर फॉर्म क्या है, आर क्रॉस एफ वेक्टर। आर क्रॉस एफ वेक्टर आपको क्या देगा, टॉर्क देगा। ठीक है, और उसने बताया भी है, उसने बोला है कि अगर आर चाहिए तो इंडिकेटिंग द डायरेक्शन एंड डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट टू द पॉइंट, पिवट टू द पॉइंट वेयर द फोर्स इज अप्लाइड, राइट। तो आपको पिवट से फोर्स के डायरेक्शन में ये लेना है, राइट। सो द एरो शुड बी पिवट से फोर्स के डायरेक्शन में, राइट। तो ये वेक्टर निकालना है, दिस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर इज बेसिकली आरपी माइनस आर, है ना। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे निकालते हैं, R2 पता है, R1 पता है, तो आपको अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है तो R2 माइनस R1। तो यहाँ पे क्या करेंगे, RP माइनस RO। इस केस में O ओरिजिन ले लिया है, इसलिए ये आंसर आ गया। ठीक है, अगर इसी की जगह दोनों पॉइंट्स दे देता, जैसे तो हमारा एक पॉइंट O इधर है, एक पॉइंट इधर है, ये R1 वेक्टर पे है, ये R2 वेक्टर पे है, यहाँ पे फोर्स लग रहा है F। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि हमें फोर्स का वैल्यू दिया हुआ है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, है ना। और R1 R2 की वैल्यू मैं यहाँ लिखता हूँ। R1 जो है वो है 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, और R2 वेक्टर जो है वो है 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। अब ये बोलता है कि मुझे इस फोर्स की वजह से इस पॉइंट के अबाउट, R2 वाले पॉइंट के अबाउट टॉर्क बताना है। ठीक है, तो R2 वाले के अबाउट टॉर्क बताना है तो हमें इस पॉइंट के अबाउट रोटेशन करना है, ये हमारा पिवट पॉइंट। ठीक है, फोर्स यहां लग रहा है, पिवट यहां पे, तो हमें क्या करना है, पिवट से ये डायरेक्शन निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे बच्चों, हम निकालेंगे आर वेक्टर विच इज R2 माइनस R1। R2 कितना है इतना, R1 इतना है, इससे इसे माइनस कर दो, माइनस 3 आई कैप आ जाएगा, 3 माइनस 4 माइनस जे कैप आ जाएगा, और ये 4 के कैप आ जाएगा। आर वेक्टर आ गया, फोर्स आपको पता ही है, आपको टॉर्क निकालने के लिए फिर से आई कैप जे कैप के कैप लगाना पड़ेगा। ये -3 -1 +4, तो पहले -3 -1 +4। इसमें सबसे ज्यादा मिस्टेक ये होती है कि पहले फोर्स डाल देते हो,
पहले आर क्रॉस एफ में पहले आर आएगा और फिर एफ आएगा और इसको ओपन करके आपका आंसर आ जाएगा। ओपन करने का काम मैं आप पे छोड़ दे रहा हूं। और अगर ये R2 माइनस R1 कैसे निकाला गया है ये नहीं समझा है तो वेक्टर वाले पार्ट के वीडियो में जाओ, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देखो, वहां से आपको ये पता चलता है। लेकिन हमेशा आर वेक्टर क्या होगा, पिवट पॉइंट से टूवर्ड्स द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। हमेशा ये याद रखना कि आर वेक्टर जो है वो पिवट पॉइंट से हमेशा टूवर्ड्स द फोर्स वाले पॉइंट की तरफ एरो होगा। तो हमेशा क्या करेंगे हम, ये वाला पिवट पॉइंट से दूर वाला माइनस पिवट पॉइंट वाले का आर। क्लियर है? ठीक है, तो ये आ गया वेक्टर फॉर्म निकालना, हमें वेक्टर फॉर्म में भी इक्वेशन सॉल्व करना आ गया। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखो तो हमने यहां पे भी सीखा था कि अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट कितना होगा, 0। तो अगर R is parallel to F vector then the torque in that case will be 0। और यही चीज हम बार बार बोल रहे हैं ना कि यार अगर पैरेलल हो जाए, अगर वो लाइन जो है वो एक्सिस के पैरेलल निकल जाए तो उन दोनों के बीच का गैप 0 हो जाएगा, उसकी वजह से हमारा जो टॉर्क है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, आगे चले। ये आ गया हमें वेक्टर फॉर्म, राइट। वेक्टर फॉर्म के बाद अगली चीज जो आती है वो आती है डायरेक्शन निकालना। अब इसके लिए एक तरीका तो ये है कि आप क्रॉस प्रोडक्ट वाला रूल यूज कर लो, ये दोनों भी बताऊंगा, पहले क्रॉस प्रोडक्ट वाला देख लो। तो क्रॉस प्रोडक्ट अगर आपको निकालना है तो जैसे समझो हमारा ये एफ वेक्टर, ये आर वेक्टर है ना। तो मैंने क्या बताया था, आर क्रॉस एफ, तो आर की तरफ आपके चारों फिंगर्स और एफ की तरफ रोल, चारों फिंगर्स रोल। कहां जा रहा है फोर्स, इनसाइड। तो यहां पे फोर्स आ रहा है इनसाइड द सिस्टम, राइट। सो इन दिस केस हमेशा उल्टा लिख देता हूं, द फोर्स इज गोइंग इनसाइड, राइट। सो इस केस में द फोर्स इज द टॉर्क इज इनसाइड द शीट ऑफ पेपर, राइट, आर क्रॉस एफ। तो अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट से निकाल सकते हो तब तो बहुत ही आसान है। क्रॉस प्रोडक्ट से नहीं निकालना चाहते हो तो आपके पास दो में सिस्टम है, इसको पाम रूल बोलते हैं, राइट हैंड पाम रूल है ये, और ये राइट हैंड फिंगर रूल है। इसमें हम चारों जो हमारी तीनों फिंगर्स है ना, देखो थंब, ये और ये मेरी तरफ, राइट, तीनों को परपेंडिकुलर रखते हैं। तीनों को परपेंडिकुलर कैसे पकड़ेंगे, ये आएगा लेफ्ट साइड में, ये आएगा आपकी तरफ सीधा, और ये ऊपर, ये तीनों परपेंडिकुलर है। अब कैसे पता करना है, ये जो है ये आपका आर वेक्टर है, ये जो है ये आपका एफ वेक्टर है, तो ये जो है आपका वो क्या हो जाएगा, टॉर्क। ठीक है, तो यहाँ पे आर क्या है हमारा, आर जो हमारा है वो है आर वेक्टर, और ये जो है ये है एफ वेक्टर, तो ये क्या हो जाएगा हमारा टॉर्क वेक्टर। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये तीनों फिंगर्स लिए, हमने बोला यार आर का डायरेक्शन ये है, ठीक है, फोर्स का डायरेक्शन आपकी तरफ है, तो टॉर्क जो है वो ऊपर की तरफ लगेगा। नहीं समझा, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ यहाँ पे, है ना। ये क्या था हमारा आर, आर का डायरेक्शन क्या है ये, फोर्स का डायरेक्शन क्या है ये, तो ये दोनों जो है, तो हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस अगर हम देखते हैं तो हमारा आर ऐसे हो गया, फोर्स ऐसे हो गया, तो हमारा टॉर्क जो है वो अंदर की तरफ है, राइट। फोर्स ये डायरेक्शन में है, आर ये डायरेक्शन में है, तो हमारा टॉर्क इज इनसाइड। ठीक है, लेकिन यार ये फिंगर रूल बहुत डिफिकल्ट होता है। ठीक है, एक इजी तरीका तो आर क्रॉस एफ था, एक इजी तरीका पाम रूल भी है। पाम रूल बहुत जल्दी सॉल्व होता है। पाम रूल क्या बोलता है, अपने ये चारों फिंगर ऐसे रख लो, ये जो है ये फोर्स है, ये जो है ये आर है, सॉरी, ये जो है ये आर है, ये जो है पाम जो फोर्स है, तो आपका पाम फोर्स है, आपका ये आर है, तो ये आपका टॉर्क है। ठीक है, तो इसको कैसे अप्लाई करेंगे, जैसे आर ये डायरेक्शन में है, फोर्स नीचे की तरफ है, तो टॉर्क इज इनसाइड, राइट। और ऐसा ही कुछ यहां भी हो रहा है, देखो फोर्स जो है आपको दिखेगा कि आपका ये जो है ये आर के डायरेक्शन में है, और फोर्स जो है इट इज दिस साइड, राइट, ऊपर की तरफ। तो ये आर है, इस तरफ फोर्स है, तो हमारा टॉर्क कहां है, इनसाइड। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, समझो, ये हमारा आर वेक्टर है, ये हमारा एफ वेक्टर है, राइट। तो हमें फोर्स वेक्टर मिल गया, आर वेक्टर मिल गया। एक तरीका तो ये है कि आर क्रॉस एफ कर दो, इनसाइड अगेन आ जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि आप अपने तीनों फिंगर्स ले लो, आपका आर का डायरेक्शन जो है वो है अपवर्ड्स आर, और फोर्स ऐसा है, तो आर ऊपर फोर्स ऐसा, हमारा जो फील्ड है वो इनसाइड, राइट हैंड फिंगर रूल। पाम रूल से करना चाहो तो फोर्स का पाम ये है,
ये चारों आर है तो थंब कहाँ जा रहा है, इनसाइड। तो हमें तीनों से क्या आ रहा है, आर क्रॉस एफ सबसे आ रहा है कि हमारा जो टॉर्क आ रहा है वो इनसाइड द शीट ऑफ पेपर। सर आउटसाइड क्यों नहीं आ रहा है, चलो आउटसाइड देख लेते हैं। अब आर ये डायरेक्शन में है, एफ ये है, आर क्रॉस एफ इज टूवर्ड्स यू, तो यहाँ पे आपका जो टॉर्क आ रहा है वो आ रहा है आउटसाइड, राइट। टॉर्क क्या आ रहा है, आउटसाइड आ रहा है। अब इसी चीज को अगर हम चेंज करते हैं तो हमें क्या दिखता है, आर क्रॉस एफ आउटसाइड, आर क्रॉस एफ आउटसाइड। देखो अब तीनों फिंगर्स ले लिए, ठीक है, ये हमारा आर है, ठीक है, ये हमारा एफ है, आर एफ, और हमारा थंब कहाँ जा रहा है, आपकी तरफ, मतलब टॉर्क जो है इट इज कमिंग आउटसाइड द बोर्ड। ये भी नहीं समझा तो हमारे पास पाम रूल है। पाम बोलता है भाई फोर्स ये डायरेक्शन में है, आर ये डायरेक्शन में है, तो फोर्स ऐसा है, आर ऐसा है, थंब किस तरफ पॉइंट कर रहा है, आपकी तरफ पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो आपको डायरेक्शन निकालना भी आ गया। डायरेक्शन निकालने के लिए आप हमेशा तीनों में से जो रूल आपको कंफर्टेबल लगे आप उसको यूज कर सकते हो। मैं जनरली क्रॉस प्रोडक्ट यूज करता हूं बिकॉज क्रॉस प्रोडक्ट में इजी होता है पता करना जस्ट बाय रोलिंग योर फिंगर्स, राइट। आप इन दोनों से भी कर सकते हो ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, राइट। अब देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में हमने देखा था कि यार मास जो है वो ट्रांसलेशन में काम आता है लेकिन रोटेशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है। कैसे, देखो अगर हमारे पास एक रॉड है, ठीक है, और इस पे एक फोर्स लग रहा है, अभी रोटेशन भूल जाते हैं थोड़ा टाइम, ठीक है, अगर एक फोर्स लग रहा है तो इसका सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेट करेगा, है ना, तो हम लिखेंगे F इक्वल टू एम ए। अच्छा अगर मैं इसका डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट समझो r ले लेता हूं थोड़े टाइम के लिए, तो मैं ये बोल सकता हूं कि भाई ये r है तो r इंटू एफ इज इक्वल टू एम इंटू आर इंटू ए। ये क्या हो गया बच्चों, टॉर्क, ये हो गया m इंटू आर, और a जो होता है वो होता है अल्फा टाइम्स r बाय रोटेशन, ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और ये आ जाएगा एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा। सो टॉर्क क्या आ गया, देखो F इक्वल टू एम ए की जगह अल्फा है, टॉर्क की जगह टाउ F, इन दोनों की जगह रिप्लेस हो चुकी है। मास की जगह क्या आ गया है आपके पास में, एम आर स्क्वायर आ गया है विच इज कॉल्ड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी, ठीक है। डरने की जरूरत नहीं है, अभी हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं करेंगे, एक पूरा वीडियो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे आएगा, वहां पे इन डिटेल करेंगे। बस मैं ये बताना चाह रहा था कि यहाँ पे आप डायरेक्टली मास से डील नहीं करेंगे, यहाँ पे आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया डील करेंगे जब आप रोटेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो रोटेशन करते समय हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया से डील करेंगे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज एम आर स्क्वायर इन दिस, r is the not the radius, r is the distance from the axis of rotation, ठीक है। तो वहां से हम डिस्कस करेंगे। अभी तो हम पॉइंट बॉडीज देखेंगे, फिर हम कंटिन्यूअस बॉडीज भी देखेंगे, बट हमें ये समझ गया कि यार रोटेशन में सिर्फ मास का कंसेप्ट नहीं है, हमारे पास रोटेशन में मास के साथ में रेडियस मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन यूज होता है, इसलिए हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेते हैं। नाउ स्टैटिक इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या है, बॉडी रेस्ट पे रहनी चाहिए, ये वाला पार्ट आप सीख चुके हो कहाँ पे, न्यूटन्स लॉ में। उसने बोला भाई अगर ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम चाहिए, बॉडी आगे पीछे ऊपर नीचे लेफ्ट राइट नहीं होनी चाहिए, तो हमारा Fx0 Fy0 Fz0, फिर से नहीं बताऊंगा, देखना है तो न्यूटन्स लॉ वाले वीडियो वापस देख लो। यहां आ जाओ रोटेशनल इक्विलिब्रियम, क्योंकि अब एक प्रॉब्लम है, जैसे ये देखो यहाँ पे F1 F2 इक्वल है, अगर F1 F2 इक्वल है तो ये बॉडी ना रोटेट हो सकती है ना ऊपर नीचे जा सकती है, यहाँ पे परफेक्ट इक्विलिब्रियम है। यहाँ पे भी F1 F2 इक्वल है, लेकिन यहाँ पे F1 F2 इक्वल होने की वजह से बॉडी ऊपर नीचे नहीं जा सकती, ऊपर और नीचे कैंसिल है, लेकिन ये वाले को इसको ऐसे रोटेशन करेगा और ये वाला ऐसे, तो ये बॉडी जो है ये ऐसे 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 घूमने लगेगी। तो इसके पास ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम तो है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम नहीं है ना। तो यहाँ पे क्या है, ट्रांसलेशन एंड रोटेशन इक्विलिब्रियम पूरा है, यहाँ पे लेकिन ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल इक्विलिब्रियम नहीं है, ठीक है। अगर इसी में एक थर्ड केस बनाते हैं, एक थर्ड केस बनाते हैं जहां पे यहाँ पे F1 लग रहा है, यहाँ पे F2 लग रहा है, तो ये अगर इक्वल है, इक्वल डिस्टेंसेस पे हैं, तो ये दोनों का रोटेशन कैंसल आउट है, ये और ये कैंसिल कर रहे हैं, लेकिन ये ब्लॉक जो है ये ऊपर ऊपर जाने लगेगा,
तो इसकी मतलब है कि ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, ट्रांसलेशन में नहीं है। तो तीन केसेस हो सकते हैं, ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम हो सकता है, रोटेशनल हो सकता है, या कंप्लीट स्टैटिक इक्विलिब्रियम हो सकता है, अगर दोनों इक्विलिब्रियम हैं उसके पास में। तो हम कैसे करेंगे, अगर फोर्सेस जीरो है नेट तो चलेगा, और अगर टाउ नेट जीरो है तो चलेगा। ठीक है, सो टाउ क्लॉकवाइज इज इक्वल टू टाउ एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज मोमेंट या एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट जीरो हो जा रहा है, तो उसकी वजह से हम ये कहते हैं कि हमारी वैल्यू जीरो है। यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी है मैंने बनाते समय, ये होना चाहिए क्लॉकवाइज शुड बी इक्वल टू द एंटी क्लॉकवाइज, राइट। तो टाउ जो है वो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज इक्वल होना चाहिए, और आपका टाउ नेट जो है वो, ठीक है, तो टाउ नेट जीरो होना चाहिए, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इक्वल होना चाहिए। तो हमने तीनों केसेस देख लिए, यहाँ दोनों इक्विलिब्रियम है, ट्रांसलेशन रोटेशन पूरी तरीके से, यहाँ पे ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम है लेकिन रोटेशन नहीं है, और यहाँ पे रोटेशनल इक्विलिब्रियम है लेकिन ट्रांसलेशन है, ये बॉडी ऊपर ऊपर जाएगी। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम समझने के लिए बिना क्वेश्चन समझे तो इक्विलिब्रियम नहीं होगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन करते हैं। Two small kids weighing 10 kg and 15 kg respectively are trying to balance a seesaw of length 5 meters with the fulcrum. So दो बच्चों का मास दिया हुआ है और 5 meters, फल्क्रम कहाँ पे है, सेंटर पे। तो बेसिकली आपका सीसॉ है, सेंटर पे फल्क्रम है, 5 मीटर है। ठीक है, पहला बच्चा जो है, वन ऑफ द किड्स इज सिटिंग एट वन एंड वेयर शुड द अदर बी सिट। तो फर्स्ट वाले बच्चे को बैठा देते हैं, यहाँ पे 10 kg वाला बच्चा बैठा हुआ है ना। अब यहाँ पे 10 kg वाला बच्चा बैठा हुआ है, तो ये कितना दूर है यहाँ से, 2.5 मीटर से। अब देखो, जितना भी फोर्स नीचे लगाओगे ना, उतना फल्क्रम लगा के ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम तो देगा, सीसॉ जमीन में नहीं धस जाने वाला या सीसॉ ऊपर नहीं जाने वाला। हमें सिर्फ क्या देखना है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम हमारा काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप टॉर्क देखते हो, तो टॉर्क जो प्रोड्यूस हो रहा है वो हो रहा है 10 kg इंटू 2.5 इंटू 10, दैट इज 250 न्यूटन मीटर। ये 250 न्यूटन मीटर बैलेंस होना चाहिए। अब 15 केजी का जो बच्चा बैठा है, 10 केजी वाला बैठा ना, हाँ 15 केजी का जो बच्चा बैठा है, अगर इस एंड पे बैठ जाता 15 केजी वाला, तो पता है क्या होता है यहाँ का टॉर्क, तो यहाँ का टॉर्क हो जाता ऐसे। कैसे पता चल रहा है मुझे टॉर्क, भाई यहाँ रखे हुए हैं, यहाँ ऐसे पकड़ेंगे नीचे गिरेगा, यहाँ ऐसे नीचे खींचेंगे नीचे गिरेगा। तो यहाँ पे क्लॉकवाइज हो रहा है, यहाँ एंटी क्लॉकवाइज, तो ये नीचे जाएगा, नीचे जाएगा, लेकिन देखो कितने से जा रहा है, 15 इंटू 2.5। तो 15 इंटू 2.5 करोगे तो 15 5 75, 5 7 कैरी, 15 2 30, 37, और फिर 100 से कर देंगे तो 375 न्यूटन मीटर आ जाएगा। यार तो ज्यादा हो गया ना, अगर एंड पे बैठा दिया तो। हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। तो ये बोलता है यार बैलेंस तो नहीं हुआ, तो बैलेंस नहीं हुआ तो ये जो है ये ऐसे ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा ऐसे। ठीक है, हमें बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं, क्या बोला था, क्लॉकवाइज तो मिल चुका है, एंटी क्लॉकवाइज इक्वल करना है, एक्स डिस्टेंस पे बैठा दो यहाँ से 15 केजी वाले को, है ना। तो 15 केजी वाले का वेट कितना है, 150 इंटू एक्स, ये बैलेंस होना चाहिए 250 से, 0 0 कट गया, एक्स आ गया 5/3। तो यहां से 5/3 मीटर्स पे अगर बच्चा बैठेगा तो आपका सीसॉ जो है वो बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, देखो ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम अगर हम करना भी चाहें तो कोई जरूरत नहीं है, 10 kg 15 kg, ये जो फल्क्रम है ये 25 kg का यहाँ पे फोर्स लगा सकता है, तो ये इसको नीचे तो नहीं जाने देगा, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम को डैमेज नहीं करेगा। रोटेशनल इक्विलिब्रियम को उसको मेंटेन करना है, अगर वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम मेंटेन कर पाएगा तो हमारा रोटेशन बचा रहेगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ गया होगा। एक और क्वेश्चन देख लो, सॉरी, A uniform ladder of mass 10 kg leans against a smooth vertical wall making an angle 53 degrees. पहले तो इस क्वेश्चन को ले चले बोर्ड पे, नहीं तो यहाँ पे तो ये सॉल्व होने देखो, तो ये क्या बोल रहा है कि एक लैडर है, ठीक है, उसका मास 10 kg है और इट इज अगेन अ स्मूथ वर्टिकल वॉल। तो ये हमारे वॉल्स हैं, यहाँ पे एक लैडर रखा हुआ है, लैडर का मास जो है वो 10 kg है, इट इज मेकिंग 53 डिग्री विद द वर्टिकल वॉल, तो ये 53 डिग्री।
ठीक है, और रेस्ट ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल फ्लोर। तो ये स्मूथ वॉल है, ये यहाँ पे, तो देखो अगर ये स्मूथ होता तो ये ऐसे गिर जाता, लेकिन फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन जो है इसको यहाँ पे रोक के रखे हुए है, विच इज एफ, है ना। और लैडर का नॉर्मल रिएक्शन लगेगा यहाँ पे N2 और यहाँ पे N1। नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, राइट। और उसकी वजह से इसका खुद का वेट जो है वो लगेगा लैडर के सेंटर पे। लैडर का लेंथ दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है, कोई प्रॉब्लम, लैडर का लेंथ L ले लेते हैं। सो L/2 पे लगेगा डाउनवर्ड वेट mg, दैट इज 10g। सवाल ये है, फाइंड द नॉर्मल फोर्स एंड द फ्रिक्शनल फोर्स दैट द N2 और F की वैल्यू पूछी है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें क्या क्या पता है, हमें पता है भाई सब कुछ इक्विलिब्रियम में है। सब कुछ जब इक्विलिब्रियम में होता है तो हमारी लाइफ इजी होती है। कैसे इजी हो जाती है भाई, ऊपर नीचे के फोर्स इक्वल होने चाहिए, राइट। ऊपर नीचे के फोर्स अगर इक्वल होने चाहिए तो ये N1 लग रहा है, ये N2 लग रहा है, ये फ्रिक्शन लग रहा है, राइट। सो N2 जो है वो इस 10g के इक्वल होना चाहिए, है ना। और फ्रिक्शन जो है वो N1 के इक्वल होना चाहिए। और सर फ्रिक्शन जो होता है वो म्यू एन होता है, ये क्यों गलत है। देखो यही गलती हो जाती है, यहां तक तो सब समझ जाते हैं कि चलो फोर्सेस हैं, बैलेंस कर दिया, लेकिन ये क्या दिक्कत है, ये क्यों प्रॉब्लम दे रहा है। ये प्रॉब्लम इसलिए दे रहा है कि ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन होता है, ये स्लाइड नहीं कर रहा है। स्लाइड नहीं कर रहा है मतलब इसमें स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है। स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू मैक्सिमम हो, उसकी कोई गारंटी नहीं होती, नहीं होती ना। तो हमें नहीं पता फ्रिक्शन कितना है, हमें पता है यार मैक्सिमम यूएन हो सकता है, लेकिन उससे कम भी हो सकती है, तो हमें तो निकाल के चेक करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम निकाल के चेक करेंगे। तो कैसे निकाल के चेक करेंगे, बहुत सिंपल है। यहाँ पे N2 की वैल्यू पता है, N1 की वैल्यू पता है, ये कहां से आया, ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम से। अभी रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी तो चाहिए, ये जो है ये ऐसे घूमना नहीं चाहिए, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब लेकिन सर पिवट पॉइंट तो दिया ही नहीं है। सबसे अच्छी बात रोटेशन की है कि भाई स्टैटिक इक्विलिब्रियम जब बोला ना, तो किसी पॉइंट के अबाउट भी लगाओगे आपका इक्विलिब्रियम आना ही है। आप पॉइंट स्मार्टली चूज करो। स्मार्टली मतलब जितने फोर्सेस हो उस पॉइंट से पास होने चाहिए। जैसे ही फोर्स उस पॉइंट से पास होगा उसका टॉर्क जीरो हो जाएगा। ठीक है, देखो यहां पे अगर पॉइंट लेते हो तो सिर्फ N1 पास होगा, ये 3 फोर्स रह जाएंगे। ये पॉइंट लेते हो, ये पॉइंट पे ये फोर्स जीरो होगा, ये 3 रह जाएंगे। ये पॉइंट लेते हो, चारों फोर्स रह जाएंगे। ये पॉइंट लेते हो तो N2F जला जाता है, सिर्फ 2 फोर्स रह जाते हैं। तो सबसे एडवांटेज वाला पॉइंट कौन सा है हमारे पास में, सबसे एडवांटेज वाला पॉइंट है ये वाला। इसके अबाउट टॉर्क लिखते हैं। ठीक है, तो इसका टॉर्क जीरो हो जाएगा, इसका टॉर्क जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये इससे पास हो रहे हैं। जो पास होने वाली फोर्सेस होती हैं एक्सिस से, वो जीरो होती है, क्योंकि इसके ना परपेंडिकुलर है ना पैरेलल, उसी से पास होती है। ठीक है, अब हमें चाहिए ये 10g। 10g जो है वो हमें पता है कि उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, इतना, है ना। ये उसका जो फोर्स है, ये उसका डिस्टेंस है। और N1 का डिस्टेंस कितना होगा, इतना, ये N1 है और ये इसका डिस्टेंस है, या यहाँ देख लो तो ये डिस्टेंस है। बहुत ईजी है निकालना, आपको इसका लेंथ L एज्यूम कर लेना है। ठीक है, तो ये जो हाफ लेंथ है ये L/2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स है, ये इसको ऐसे घुमाएगा, और ये जो फोर्स है इसको ऐसे घुमाएगा, है ना। तो ये क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज, दोनों इक्वल होना चाहिए। पहले क्लॉकवाइज वाले का लिख लेते हैं, तो वो जाएगा N1 इंटू N1 इंटू ये लेंथ कितना आया, ये लेंथ आएगा L का cos 53, है ना। देखो N1 ऐसा है, ये लेंथ चाहिए, इसका cos 53 इज इंटू N1। ठीक है, अब ये वाला चाहिए, इसका फोर्स हमको पता है 10g है, इंटू डिस्टेंस चाहिए, तो ये L/2 है, लेकिन हमें अब ये वाला नहीं चाहिए, तो ये एंगल हमारा जो है ये 53 है, हमें ये वाला चाहिए। ये वाला क्या है, L/2 sin 53, है ना। अब देखो L जो लिया था वो तो कट ही गया, N1 कितना आ गया आपको, N1 इंटू कॉस 53 कितना होता है, 3/5 इज इक्वल टू 10 इंटू 10 इंटू 1/2 साइन 53 होता है 4/5। दिस 10 गेट्स कैंसिल्ड, ये हो गया आपका N1। N1 कितना आ रहा है बच्चों, N1 आ रहा है आपको 5 उधर मल्टीप्लाई करके 20/3 न्यूटन। इधर डाल दो तो फ्रिक्शन कितना आ गया आपको, 20/3 न्यूटन। तो N1 आ गया, N2 आ गया, और आपको फ्रिक्शन भी आ गया। अच्छा, अगर म्यू N2 लेते तो क्या होता पता है, म्यू की वैल्यू दी नहीं,
है ना। तो म्यू की वैल्यू लगाना भी चाहते, अच्छा वो देता, अगर आपको एंट्रेंस में नेगेटिव नंबर कराना है तो यहाँ म्यू की वैल्यू दे देता, तो आप क्या करते हैं म्यू इंटू एन टू कर देते और वो हो जाता मैक्सिमम फ्रिक्शन, उतनी फ्रिक्शन की जरूरत ही नहीं थी उसको, उससे कम फ्रिक्शन लग रहा है ना। तो 20/3 कैसे है भाई, N1F बैलेंस होना चाहिए, N1 मैंने निकाल दिया, उतना ही फ्रिक्शन होना चाहिए, तभी पूरी इक्विलिब्रियम सेटअप होगी। ठीक है, ये एक जनरल क्वेश्चन है इक्विलिब्रियम का जो आपको जेई में और बोर्ड्स में दोनों में पूछ सकता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कैसे सॉल्व करना है। एक बार फिर से चाहिए तो आप खुद से सॉल्व करना और मेरा एक्सप्लेनेशन देख के मैच करना कि आपने कहाँ कहाँ मिस्टेक्स की। ठीक है, तो यहां तक हम समझ गए हैं कि टॉर्क कैसे पता किया जाता है, कौन सी क्वांटिटीज पे डिपेंड करता है और कौन सी वैल्यूज पे वेरी करता है। उसके साथ में हमने स्केलर क्वांटिटी स्केलर मल्टीप्लिकेशन से भी देख लिया उसको कि यार नंबर्स को मल्टीप्लाई करके कैसे पता करेंगे, या अगर वेक्टर फॉर्म आई कैप जे कैप में देगा तो कैसे पता करेंगे। डायरेक्शन निकालना हमने सीख लिया 3 मेथड से, राइट। और लास्ट चीज हमने देख लिया भाई रिजिड बॉडी का इक्विलिब्रियम मतलब क्या, राइट। तो रिजिड बॉडी का इक्विलिब्रियम मतलब फोर्सेस भी बैलेंस्ड और टॉर्क भी बैलेंस्ड, राइट। तो ये कहां से आया, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो हमने टॉर्क के सारे टॉपिक्स यहां तक कवर कर लिए। अब अगला जो वीडियो होगा उसका डिस्कशन होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, और वहां से हम सीखेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होती है, कंटिन्यूअस बॉडीज के लिए क्या होती है, कौन सी हमें याद रखनी है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मुलेस क्या। ठीक है, तो नेक्स्ट पूरा वीडियो उसके बारे में होगा, वहां से हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप टॉर्क वाले क्वेश्चंस अब सॉल्व करना शुरू कर सकते हैं। थैंक यू।